और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। चलते हैं वीडियो की तरफ। 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट यू नीड टू आस्क बिफोर बाइंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। पहले बात करेंगे कि 4 क्वेश्चंस ऐसे कौन से हैं जो आपको खुद से पूछने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि आप रहते कहां पे, आपकी लोकेशन क्या है। आपकी लोकेशन के हिसाब से आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस कवर चूज करेंगे। आप टियर 1 में रहते हैं, टियर 2 में रहते हैं, टियर 3 में रहते हैं, उसके हिसाब से कितना सम इंश्योर्ड आने वाले टाइम में आपके लिए इनफ होगा, तो वो सोच के आपको हेल्थ इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए। अगर टियर 1 में है, मान लीजिए दिल्ली एनसीआर में, तो आपको कवर ज्यादा चाहिए बिकॉज यहाँ पे ट्रीटमेंट कॉस्ट इज हाई। आप टियर 2 में है, लिस्ट है पूरी टियर 2 की, आप चेक कर सकते हैं, आपके सामने भी एक लिस्ट है। तो अगर टियर 2 में है तो ट्रीटमेंट कॉस्ट इज लोअर, तो थोड़ा सा कम सम इंश्योर्ड लेंगे तो भी चलेगा। टियर 3 में है और भी कम सम इंश्योर्ड लेंगे तो वो भी चलेगा। सो कीपिंग दैट इन माइंड, आप अपना सम इंश्योर्ड डिसाइड कर सकते हैं कि कितना सम इंश्योर्ड आपके लिए ठीक है। अगर आप टियर 1 में है तो कम से कम 15 से 20 लाख का इंश्योरेंस आपका होना चाहिए। टियर 2 में है तो एटलीस्ट 10 लाख, और टियर 3 में है तो 7.5 to 10 लाख इज अ गुड कवर। बट ऐसा नहीं है कि हमें कम सम इंश्योर्ड पे ही सेटल करना है, बिकॉज हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। इसी के लिए हमने एक हेल्थ इंश्योरेंस कैलकुलेटर भी बनाया था कि कितना इंश्योरेंस इज गुड फॉर यू, तो वो भी आप एक बार रेफर कर सकते हैं कैलकुलेटर कि कितना कवर एक्चुअली में आपको चाहिए होगा। दूसरा क्वेश्चन, आपको अपनी इनकम लेवल से अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लिंक करना है। वैसे तो दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है कि आपकी कितनी इनकम है उसके बेसिस पे कितने का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, कोई लिंक नहीं है। ना ही इंश्योरेंस कंपनी आपसे पूछती है, आपसे हेल्थ इंश्योरेंस लेते टाइम कोई भी कंपनी नहीं पूछती कि आपकी इनकम कितनी है, वो लाइफ इंश्योरेंस में मैटर करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं इनकम लेवल से हेल्थ इंश्योरेंस लिंक्ड, मतलब आप चाहेंगे अपनी इनकम के हिसाब से हॉस्पिटल चूज करना। आप चाहेंगे कि अगर इनकम अच्छी है तो हॉस्पिटल भी आप अच्छे जाएं, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है अच्छा ट्रीटमेंट मिले। सो कीपिंग दैट इन माइंड, आपकी इनकम के 3 टाइम्स कम से कम आपका सम इंश्योर्ड होना चाहिए। अगर 10 लाख एनुअल इनकम है तो 30 लाख की इंश्योरेंस तो होनी ही चाहिए। तीसरा क्वेश्चन आपको अपने आप को पूछना है कि इंडिविजुअल पॉलिसी लेनी है या फैमिली फ्लोटर पॉलिसी लेनी है। इंडिविजुअल में होता है, मान लीजिए आप फैमिली में 4 लोग हैं, आप इंडिविजुअली चारों की इंडिविजुअल कवर, इंडिविजुअल सम इंश्योर्ड लें। दूसरा, आप फैमिली में 4 लोग हैं, आप बोल रहे हैं मैं एक कंबाइंड पॉलिसी ले लूं विच इज एन अम्ब्रेला कवर, कि किसी को भी जरूरत पड़े तो वो उस पॉलिसी में यूज कर सकते हैं। सो ये डिसाइड आपको करना है कि इंडिविजुअल लेना है या फैमिली फ्लोटर लेना है। मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, इंडिविजुअल में प्रीमियम ज्यादा जाता है बिकॉज यहाँ पे इंडिविजुअली चारों को कवर मिल रहा है, वेयर फैमिली फ्लोटर में प्रीमियम थोड़ा कम जाएगा बिकॉज इट्स एन अम्ब्रेला कवर, चारों लोग कवर शेयर कर रहे हैं। और डिटेल में जानना चाहें कि इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर में क्या डिफरेंस है तो रेफर कीजिए हमारी डिटेल वीडियो, वो भी अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द राइट एज टू बाय हेल्थ इंश्योरेंस। आप आज हेल्थ इंश्योरेंस लेने का सोच रहे हैं, बट आप अपने आप को ये सवाल भी पूछ रहे हैं क्या ये सही एज है, मुझे अभी लेनी चाहिए या मुझे 4 साल 5 साल रुक के लेनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है, बट अगर इसका आंसर देखा जाए तो कोई किसी भी इलनेस की, किसी भी एक्सीडेंट की कोई एज नहीं होती है। कभी भी कोई बीमारी आ सकती है, कभी भी एक्सीडेंटल इमरजेंसी हो सकती है। तो हेल्थ इंश्योरेंस आप इसीलिए ले रहे हैं कि वो जो इमरजेंसी होगी तो आपकी सेविंग्स में से पैसा ना निकले, हॉस्पिटल के जितने भी एक्सपेंसेस है वो इंश्योरेंस कंपनी दे। इसलिए राइट एज जब आप सोच रहे हैं कि पॉलिसी लेनी है, दैट इज एक्चुअली द राइट एज टू बाय हेल्थ इंश्योरेंस। 5th क्वेश्चन, मैंने 4 बोले थे आपको, बट 5th इज अ बोनस क्वेश्चन। आपको ये भी अपने आप से पूछना है कि आपको अपनी और अपने पेरेंट्स की ज्वाइंट पॉलिसी लेनी है या अलग अलग पॉलिसी लेनी है। बहुत सारे लोग हमें रीच आउट करते हैं बोल के कि पेरेंट्स के साथ हमें पॉलिसी लेनी है, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, क्या फायदा है क्या नुकसान है। तो देखिए क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस में एक कॉन्सेप्ट होता है, जो आपका प्रीमियम कैलकुलेट होता है वो कैलकुलेट होता है हाईएस्ट एज पे। तो अगर आप पेरेंट्स और आप खुद सेम पॉलिसी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेट्स से पेरेंट्स की एज है 65 और 60, आपकी फैमिली की एज है 40, 38 एंड 2, तो आप 3 लोग हैं और 2 पेरेंट्स हैं। अब यहाँ पे अगर आप कंबाइंड पॉलिसी लेंगे तो प्रीमियम विल बी कैलकुलेटेड एट 65 एज, तो हाईएस्ट प्रीमियम कैलकुलेट होगा पूरे ग्रुप का। अब आप यहाँ पे 2 पॉलिसीज लेंगे तो प्रीमियम पेरेंट्स का अलग रहेगा 65-60 का, और आपका अलग रहेगा 40 एज पे कैलकुलेट किया जाएगा फॉर योर फैमिली। अब यहाँ पे एक और लॉजिक है, अगर आप कंबाइंड पॉलिसी ले रहे हैं, लेट्स से इन द फर्स्ट एग्जांपल आपने 5 लोगों की एक साथ पॉलिसी ले ली, 65-60, मैं कैलकुलेशन भी आपको दिखा रही हूँ, 65-60, 40, 38 एंड 2, 10 लाख का जो प्रीमियम आ रहा है, जितना भी प्रीमियम आ रहा है ये टोटल प्रीमियम, अगर आप 2 अलग अलग पॉलिसी ले रहे हैं, सेपरेट पॉलिसीज ले रहे हैं, तो भी उतना ही प्रीमियम आ रहा है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, आप कवर शेयर कर रहे हो, वो 10 लाख कवर शेयर हो रहा है, यहाँ पे 10 लाख की 2 पॉलिसीज हो रही है, एक पेरेंट्स की और एक अपनी। तो फायदा है कि अलग अलग पॉलिसी ले रादर देन वन सिंगल पॉलिसी। और साथ में सेक्शन 80D, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में है तो सेक्शन 80D का आपको पता है बेनिफिट मिलता है, पेरेंट्स के लिए अलग मिलता है, अपने लिए अलग मिलता है, तो वो भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं अगर 2 सेपरेट पॉलिसीज हैं तो। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको इंश्योरेंस कंपनी को पूछने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी आपको पॉलिसी ऑफर कर रही है और सस्ते प्राइस पे कर रही है,
मतलब आपके पास दो कंपैरिजन है, एक कंपनी दे रही है आपको लेट्स से 10 लाख का कवर 10,000 में, एक कंपनी दे रही है 10 लाख का कवर 15,000 या 20,000 में। तो आप ये सोचिए कि सस्ती क्यों है। पहली बात तो चीप इज नॉट ऑलवेज द बेस्ट। आप बोलेंगे सस्ती है तो ये अच्छी है, मैं यही ले लेता हूँ या यही ले लेती हूँ, दैट इज नॉट द राइट अप्रोच। आपको ये समझना जरूरी है कि वो सस्ती क्यों है, और अगर सस्ती है तो ये तो नहीं है कि आप कुछ फीचर्स पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अभी आप प्रीमियम कम दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है क्लेम के टाइम पे आपको अपनी पॉकेट से ज्यादा पैसे देने पड़े। तो चीप इज नॉट ऑलवेज द बेस्ट। कंपेयर करिए, पूरे पैरामीटर्स पे कंपेयर कीजिए कि डिफरेंसेस क्या है, कोई सब लिमिट तो नहीं है, कोई को पेमेंट तो नहीं है, मेरे को अपनी जेब से तो नहीं कुछ देना पड़ेगा। पता लगे जब क्लेम लेने गया तो क्लेम ही नहीं मिला क्योंकि ये कवर्ड नहीं है, वो कवर्ड नहीं है। तो इसलिए आपको पहले जानना जरूरी है, क्वेश्चन पूछना जरूरी है। अपनी इंश्योरेंस कंपनी को पूछें, इंश्योरेंस एजेंट को पूछें जिनसे आप पॉलिसी ले रहे हैं। दूसरा, आप जब भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो वो डिपेंड करेगा रूम रेंट एलिजिबिलिटी पे कि आपकी पॉलिसी में कितने का रूम कवर्ड है। सारे एक्सपेंसेस रूम पे डिपेंड करते हैं। मान लीजिए आपकी पॉलिसी में वो बोल रहे हैं कि 1% ऑफ सम इंश्योर्ड कवर्ड है, और मान लीजिए आपकी पॉलिसी 5 लाख रुपीज की है, मतलब 5,000 का कमरा मिलेगा। अगर 5,000 से ऊपर हुआ तो आपको देना पड़ेगा। दूसरी पॉलिसीज होती हैं जहां पे होता है सिंगल प्राइवेट एसी रूम, जहां पे हॉस्पिटल में जो भी सिंगल रूम है वो आप अवेल कर सकते हैं। तीसरा होता है नो रूम रेंट कैपिंग, मतलब कोई भी आपने रूम ले लिया वो रूम आपको दे दिया जाएगा। सो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको सिंगल रूम चाहिए, आपको रूम रेंट कैपिंग वाली पॉलिसी चाहिए, या आपको एनी रूम चाहिए। मेरे हिसाब से सिंगल प्राइवेट एसी रूम वाली जो पॉलिसी होती है दैट्स अ डिसेंट पॉलिसी, कि सिंगल रूम भी है एंड एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि प्रोपोर्शनेटली आपको कुछ देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ क्लेम्स। जनरली आपको हॉस्पिटल में सिंगल रूम्स अवेलेबल हो जाते हैं, बट अगर आपको लगता है कि आप कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहते हैं, आप एनी रूम वाली पॉलिसी चाहते हैं कि आप सोचना नहीं चाहते कल को हॉस्पिटल बोले कि सिंगल रूम ही अवेलेबल नहीं है, आप डीलक्स में आ जाइए, तो आप नहीं चाहते वो लाइबिलिटी कि मेरे को एडिशनल कुछ देना पड़े अपनी पॉकेट से, देन गो फॉर एनी रूम पॉलिसी। बट ये एक डिसाइडिंग फैक्टर है बिफोर बाइंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। आस्क योर इंश्योरेंस पॉलिसी, आस्क योर इंश्योरेंस एजेंट कि मेरी पॉलिसी में रूम रेंट एलिजिबिलिटी क्या है। तीसरा क्वेश्चन आपको पूछना है कि आपकी पॉलिसी में वेटिंग पीरियड्स क्या है। जब भी आप पॉलिसी लेते हैं आप ये चीज समझिए कि कुछ कूलिंग ऑफ पीरियड्स होते हैं। डे 1 से सब कुछ कवर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आपने आज पॉलिसी ली आप जाके क्लेम ले सकते हैं इमीडिएटली। दैट इज नाउ हाउ इट वर्क्स। हेल्थ इंश्योरेंस में आपको कॉन्ट्रैक्ट में इंश्योरेंस कंपनी एंटर कर रही है तो वहां पे कुछ वेटिंग पीरियड्स हैं, कूलिंग ऑफ पीरियड है। सबसे पहला होता है इनिशियल वेटिंग पीरियड, मतलब फर्स्ट 30 डेज तक आप प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन नहीं ले सकते हैं, ओनली एक्सीडेंटल इमरजेंसीज कवर्ड फ्रॉम डे 1। दूसरा होता है स्लो ग्रोइंग इलनेसेस विच इज स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स, जो 2 years का वेटिंग पीरियड जनरली होता है कि 2 साल तक कुछ बीमारियां हैं जो बॉडी में स्लो ग्रोइंग होती हैं, जैसे कि स्टोन, कैटरैक्ट, हर्निया, फाइब्रॉइड्स, नी रिप्लेसमेंट, दीज आर नॉट कवर्ड फॉर 2 years। तीसरा होता है प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस, पहले से कोई प्रॉब्लम है, कोई इलनेस है, वो कवर आपको कुछ टाइम तक नहीं की जाएगी, जिसका मैक्सिमम वेटिंग पीरियड इज 3 years। आपके पास ऑप्शन है, ये वेटिंग पीरियड आप वेव ऑफ भी करा सकते हैं, उसको 30 डेज पे लेके आ सकते हैं या 1 year पे लेके आ सकते हैं बाय पेइंग एडिशनल प्रीमियम। सो अगेन डिपेंड करता है कि क्या प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, वो कंपनी आपको ऑप्शन दे रही है पीईडी वेवर का या बायबैक का ऑप्शन दे रही है कि नहीं दे रही है, तो वो पूछना जरूरी है। आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है पीईडी को जल्दी कवर करना, प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस को, तो कीप दैट इन माइंड एंड देन ओनली चूज द इंश्योरेंस कंपनी। फोर्थ क्वेश्चन आपको पूछना है कि कैशलेस हॉस्पिटल लिस्ट क्या है। आप हमेशा चाहेंगे कि आपका गो टू हॉस्पिटल कवर्ड हो, तो आप चेक कीजिए उस कैशलेस हॉस्पिटल लिस्ट में वो गो टू हॉस्पिटल है कि नहीं है जिस भी कंपनी से आप पॉलिसी ले रहे हैं। हैविंग सेड दैट, अगर गो टू हॉस्पिटल नहीं है, एंड ये भी मैं बताना चाहूंगी कैशलेस लिस्ट परमानेंट नहीं होती। इट इज नॉट दैट कि ये परमानेंट लिस्ट है, इसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। फिफ्थ क्वेश्चन आपको पूछना है कि जो आपका क्लेम सेटलमेंट होगा वो कौन करेगा। इंश्योरेंस कंपनी करेगी, बट टीपीए होता है, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो एक्सटर्नल टीपीए होता है जो क्लेम सेटलमेंट करता है, विच इज अ पार्टी बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी एंड दी हॉस्पिटल जो क्लेम सेटल करते हैं। सो अगर तो एक्सटर्नल टीपीए है, वहां पे थोड़ा टर्न अराउंड टाइम ज्यादा हो सकता है क्लेम सेटल होने का। तो आप ये कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं अपनी इंश्योरेंस कंपनी को कि आप क्लेम्स कैसे सेटल करते हैं, आप टीपीए के थ्रू करते हैं या आपकी इन हाउस क्लेम सेटलमेंट टीम है। ये क्वेश्चन पूछिए कि इन हाउस क्लेम सेटलमेंट टीम होगा तो क्लेम जल्दी सेटल होगा, बिकॉज वो कंपनी के कंट्रोल में ही है, कंपनी खुद ही मैनेज कर रही है, किसी थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो आपके क्लेम सेटल जल्दी होंगे। बेटर टू गो विद अ कंपनी विच हैज इन हाउस क्लेम सेटलमेंट। सिक्स्थ क्वेश्चन आपको पूछना है कि क्या आपकी पॉलिसी में डे केयर ट्रीटमेंट्स कवर्ड है, क्या आपकी पॉलिसी में आयुष ट्रीटमेंट कवर्ड है। डे केयर ट्रीटमेंट्स वो होते हैं जहां पे 24 आवर्स की हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं होती है इफ यू आर क्लेमिंग फ्रॉम दी पॉलिसी। आयुष होता है जिसमें आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इनकी हॉस्पिटलाइजेशन कवर्ड होती है। तो ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ के चलिए कि आपकी पॉलिसी में वो कवर्ड है कि नहीं है। नेक्स्ट है रीफिल बेनिफिट। आपकी पॉलिसी में रीफिल, रीस्टोर, रीइंस्टेटमेंट अवेलेबल है कि नहीं है। मान लीजिए आपका 10 लाख का बेस सम एश्योर्ड है और वो बेस सम एश्योर्ड एग्जॉस्ट हो गया, किसी साल में आपने पूरा यूटिलाइज कर लिया, तो क्या कंपनी आपको दोबारा से रीस्टोर देगी?
देगी तो उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, क्या वो सेम इलनेस पे दे रहे हैं, क्या वो डिफरेंट इलनेस पे दे रहे हैं, या क्या वो किसी भी इलनेस पे दे रहे हैं, और कोई वेटिंग पीरियड तो नहीं है 2 रीस्टोर के बीच में। मान लीजिए आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए, आपको दोबारा 1 वीक के बाद जरूरत पड़ेगी हॉस्पिटलाइजेशन की। अब रीस्टोर बेनिफिट तो है, लेकिन ये क्लॉज था कि वो बीच में इतने दिन का गैप होना चाहिए रीस्टोर ट्रिगर होने से पहले। तो ये चीज आपको पॉलिसी लेने से पहले पूछनी है, सो दैट आप क्लियर हो उस पर और आपको पता हो कि मेरे को रीस्टोर मिलेगा या नहीं मिलेगा। 8th है नॉन पेएबल आइटम्स। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोविड के टाइम आपने देखा कि लोगों के फुल क्लेम सेटल नहीं हो रहे थे, बिकॉज एक टॉपिक होता है कंज्यूमेबल्स विच इज वन टाइम यूज आइटम्स, वो आपकी पॉलिसीज में कवर नहीं होता था मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज में। बट आफ्टर कोविड व्हेन दे रियलाइज कि कंज्यूमेबल्स का बिल ही 10 से 15% आ रहा है टोटल बिल का, सो काफी कंपनीज ने कंज्यूमेबल्स ऐड करने शुरू कर दिए अपनी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस में, या राइडर्स लगा दिए, एड ऑन राइडर्स कि आप एडिशनल प्रीमियम देके कंज्यूमेबल्स कवर करा सकते हैं। सो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कंज्यूमेबल्स कवर के साथ बहुत मतलब जो आप भी आप पॉलिसी ले तो ये ध्यान रखिएगा कि कंज्यूमेबल जरूर कवर्ड हो, या तो वो इनबिल्ट हो, या अगर आपको एडिशनल प्रीमियम देके राइडर लेना पड़ रहा है तो भी कंज्यूमेबल्स कवर कराइए, सो दैट क्लेम के टाइम पे आपको ये ना हो कि मेरी नॉन पेएबल आइटम्स कवर नहीं है, मेरे को अपनी पॉकेट से पैसा देना पड़ गया। एंड ये अमाउंट ज्यादा हो सकता है। मान लीजिए अगर बिल अमाउंट आपका 10 से 15 लाख पहुंच गया तो 10% वुड बी अराउंड 1 लाख रुपीज, तो आपको अपनी पॉकेट से 1 लाख रुपए भी देना पड़ सकता है। सो बेटर है कि कंज्यूमेबल राइडर थोड़ा सा एडिशनल प्रीमियम देके ले ले, जिससे कि आपके नॉन पेएबल आइटम्स भी कवर हो जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बोनस पॉइंट्स हैं ये वाले, जैसे कि आपकी जिस कंपनी से आप पॉलिसी ले रहे हैं उसकी क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है, उसकी इनकर क्लेम रेशियो क्या है, उसके बेसिस पे भी आप डिसाइड करेंगे कि आपको वो कंपनी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। CSR, ICR जो हम बात कर रहे हैं, क्लेम सेटलमेंट रेशियो, इनकर क्लेम रेशियो, इस पे भी हमने डिटेल में बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। मैं अभी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप रेफर कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड। कुछ भी आपका फीडबैक हो, कुछ पॉइंट्स आप ऐड करना चाहें, आपको लगता है कि बहुत रेलिवेंट पॉइंट्स हैं, ऐड कीजिएगा, बाकी लोगों को भी हेल्प मिलेगी उससे। एंड अगर आप हमारी टीम से कनेक्ट करना चाहते हैं, यू वांट टू बाय हेल्थ इंश्योरेंस, यू वांट टू कनेक्ट फॉर एनी क्वेरीज, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी नीचे मेंशन है, आप कनेक्ट कर सकते हैं। एंड जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।